वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1141 आ चुका है। चैप्टर के आने का टाइम बहुत ऑड था क्योंकि सुबह 10 बजे आया, मैं जस्ट ऑफिस के लिए निकल चुका था। खैर वापस आके मैंने शाम को चैप्टर पढ़ा और तभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और भाई क्या गजब का चैप्टर है, मेरे को मजा आ गया देख के। लूफी और जोरो कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं और लोकी का जो फुल लुक था वो भी बहुत सही लगा मुझे। एनीवेज चैप्टर की बात करूँ तो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है इस चैप्टर की स्टोरी। प्लेनली जो कुछ भी अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसी को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि लोकी को खोलने से पहले यहाँ पर हुई है। और फाइनली लोकी भी आजाद हो चुका है। और ये सब कुछ कैसे हुआ, अगर तुम्हें ये सब जानना तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। तो चैप्टर नंबर 1141, इस चैप्टर का टाइटल है ओल्डर वुमेन। जैसा कि मैंने तुमको स्पॉइलर वीडियो में बताया था, एक बुढ़े के ठरक की वजह से इस चैप्टर का नाम ओल्डर वुमेन पड़ा हुआ है। चैप्टर के कवर पेज स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर हुजू जो है वो इस समय उल्टी को पेल रहा है एंड इट डज साउंड वेरी सेक्सी, जब तक मैं ये ना मेंशन कर दे रहा हूँ कि वो उसको तलवार से पेल रहा है। कहा मैं काइडो के जिंदा होने की उम्मीद लगा रहा था कवर पेज स्टोरी से, और यहाँ कुछ और ही चल रहा है। सो चैप्टर स्टार्ट होता है नामी के फ्रस्ट्रेट होने से, और जनरली सारी लड़कियां ऐसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं जब भी तुम उनके साथ कहीं जाओ। और यहाँ पर नामी सीधे सीधे बोल रही है, भाई एक भी गहना नहीं, एक भी झुमका नहीं, क्या करूंगी मैं यहाँ सुबह से शाम तक इस कैसल में घूम रही हूँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं रखा है। और फिर जैसे मेरी गर्लफ्रेंड अनाय हो जाती है, सेम उसी तरह से ये भी अनाय होकर बोल रही है, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें PS5 चाहिए, माँ चुदाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तुम्हें लोकी चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे चुपचाप छोड़ दो, मुझे सिर्फ खजाना चाहिए। खैर सीन चेंज होता हम पहुंचते हैं फ्रांकी और गाबान की रकेल पे, जहाँ पे ये लोग इस समय ट्रेजर ट्री को और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ्रांकी यही बोल रहा कि भाई तुम लोग तो यार कुछ ज्यादा ही चीजें यहाँ पर कर रहे हो, मुझे हर चीज समझ में नहीं आ रही है। तो राइपली उसको समझाती है कि देखो बेसिकली हम लोग इस झाड़ के अलग अलग ब्रांचेस पे रहते हैं, कुछ जगहों पे घर हैं, कुछ जगहों पे मंदिर हैं। और पास में देखता है कि वहां पर एक ब्रांच है जिसका खतना हो रखा है, तो वो बोलता है कि उस ब्रांच को क्या हुआ। तो राइपली उसको बताती है कि एक दिन उसके ऊपर बिजली गिर गई जिसकी वजह से उसका खतना करना पड़े। अरे भाई ये सही है। और काफी ज्यादा सूख गया था और पुराना हो गया था, इसलिए उसको काट दिया गया। बहुत तो फ्रैंकी कहता है अच्छा कितना भी बड़ा लकड़ा क्यों ना हो, समय के साथ तो झड़ ही जाता है। और राइवली उसको बोलती है कि अल्बाफ की सबसे बड़ी वीकनेस यही है, फायर और लाइटनिंग। सो फायर एंड लाइटनिंग में तो बहुत सारी थ्योरीज बन रही है रेडिट पे। कुछ लोग इसको रैग्नारॉक से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग इसको सर्टर से भी कंपेयर कर रहे हैं। बट फायर और लाइटनिंग जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में दो ही डेविल फ्रूट्स है, एक जो कि अपना मेरा मेरानोमी जो कि इस समय साबो के पास है, दूसरा एनरू का डेविल फ्रूट गोरो गोरोनोमी। दोनों ही डेविल फ्रूट मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, मोर देन लूफी का डेविल फ्रूट। ये दोनों मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट कमिंग टू द पॉइंट, इन दोनों का एल्बाफ पे आना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि टाइम में बहुत पहले एनरू का कोई इक्विवेलेंट होगा जो कि एल्बाफ पे आके गंद मचा के गया होगा। लेकिन अगर बिग मॉम का बैक स्टोरी देखें तो वहाँ एल्बाफ के गाँव में आग लग गई थी, जिसको बाद में बुझा के वो सन वाला गोला बना लिया था जो कि बिग मॉम अपने साथ लेके घूमती रहती है। तो मे बी ये उसको रेफरेंस कर सकता है। या फिर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इन दोनों पावर्स के डेविल फ्रूट के ओनर्स का अपकमिंग दिखने वाले कि ये लोग यहाँ पे हो सकता है प्रेजेंट हो और फाइनल वॉर में रेवोल्यूशनरी आर्मी की हेल्प कर रहे हो। बट एनीवेज फायर और लाइटनिंग बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है नॉर्स माइथोलॉजी में, जहाँ पे फायर तो क्लियरली रैग्नारॉक की बात हो रही होती है और लाइटनिंग को देखो तो थॉर की मेन पावर ही वही है। एनीवेज सीन चेंज होता है और हम पहुंचते हैं अपने लोडू ललित के पास, यानी कि उसुप के पास, जो कि अब दारू पी के एकदम भंड हो चुका है। और वो नोटिस करता है कि नामी फ्रस्ट्रेट होकर गाँव वापस आ गई है। वो उसे पूछता है कि बहन तू कहाँ गायब हो गई थी धीरे से, और वो दोनों चूतिए कहाँ पर है। इस पे नामी बोलती है कि मैंने उन दोनों को नहीं देखा, शायद वो दोनों इधर उधर कहीं गाँव में घूम रहे होंगे। जिसके बाद वो बुढ़ा योरुल नामी को देख लेता है और कहता है भाई ये तो अच्छी माल लग रही है। इस पे अपना लोडू ललित बोलता है कि ये तेरे टाइप की लड़की है क्या। तो बुड्ढा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो भाई अधेड़ उम्र की भाभियां पसंद है। और यहीं से इस चैप्टर का टाइटल आया है, अधेड़ उम्र की भाभियां। जो सुन के उसको जोर से एक मुक्का पेलता है और कहता है कि भाई तू खुद ही इतना बूढ़ा है, तुझे अपने से बड़ी औरत कहाँ पे मिलेगी। अब तुम लोग को पता ही है कि बुड्ढे के सर में बहुत पहले किसी ने एक तलवार पेल दिया था। तो हैरुद्दीन उसुप को पकड़ के कहता है कि बहन चो तू तलवार से अपने हाथ दूर रख, अगर वो तलवार हिल गई तो बुड्ढे के सर से इतना खून बहेगा कि वो मर जाएगा। लेकिन वो इतना ज्यादा नशे में कि लोग उसे छोड़ देते हैं ये बोल के कि जान दे यार, इतना पिया हुआ है, इसको क्या ही मारोगे। कभी कभी उसोप की हरकतें देख के लगता है कि साला बिहार से। थोड़ी देर में हमें शांजी का भी चेहरा देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है लौंडिया ही खोज रहा होता है। तो उसको नोटिस होता है कि जर्ड वहाँ पे नहीं है, तो उसको खोजते खोजते वो वहाँ के एक हॉस्पिटल वाले एरिया में पहुंच जाता है। जर्ड यहाँ पर कुछ लोगों की मरहम पट्टी कर रही होती है, बेसिकली उन्हीं गार्ड्स की जिनको शैमरॉक पीट के गया है। और वो ये भी सोच रही कि आखिर इन्हें इतनी चोट किसने पहुंचाई।
और जो भी ये किया है वो कोई नॉर्मल ह्यूमन तो नहीं हो सकता। तो ये सब कुछ देख के जड इस समय ट्राई करती है कि वो रोड से कुछ बातें पूछे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, लेकिन रोड बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता, वो तो बस वहां पर घूम रहा था। इस पे जड बोलती है कि ठीक है फिर मैं एल्डर यारोल को बता देती हूँ, वो सब कुछ आगे देखेंगे, जिसपे रोड उसको मना करता है कि नहीं उनको मत बताओ। और रोड अपने मन में यही सोचता है कि उसे किसी भी हालत में जड को रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर लूफी जो कुछ भी कर रहा है अगर वो बाहर निकल गई बात तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा और फिर सब लोग मिलके इसी को पीटेंगे। लूफी भी इसी को पीटेगा और ये जायंट्स भी मिलके इसी को पीटेंगे कि तूने पहले क्यों नहीं बताया, और लूफी इसलिए पीटेगा कि तूने बता क्यों दिया। यार उनसे तो बाद में पीटेगा, लेकिन जड ही यहाँ पे इसको पेल देती है और कहती है चुपचाप बता दे कि क्या चल रहा है तेरे मन में, नहीं तो और मारूंगी। अब वो क्या बकेगा वो तुम चैप्टर के एंड में देखना, क्योंकि अब सीन चेंज हो चुका है और अब हम पहुंच चुके हैं हेलहाइम में, यानी कि जहां पर इस समय लोकी बंधा हुआ है। जोरो यहाँ पर बोलता है लूफी तूने जो बताया था ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा है। तो लूफी बोलता है यार जब मैं इसको देख के गया था तो इतना पीटा हुआ तो नहीं था, पता नहीं कौन इसको इतना पेल के गया है। और वो नोटिस करते हैं कि आसपास के जानवरों को भी मार दिया गया है। उसके बाद हम फिर से सीन देख सकते हैं जहाँ पर लोकी बंधा हुआ है और लूफी और जोरो उसके सामने खड़े हुए और पूछ रहे हैं कि भाई तुझे क्या हुआ, किसने तेरी ये हालत की है। और जोरो भी ये चीज नोटिस कर लेता है कि एक जायंट के मुकाबले भी ये बहुत बड़ा है। जोरो को समझ में आ जाता है कि इसको खोलना शायद बहुत बड़ी गलती हो सकती है। लूफी यहाँ पर चिल्लाकर बोलता है कि लोकी बताओ भाई क्या हुआ है, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा। जोरो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करता है और लूफी को बोलता है कि भाई तू उसको किसी भी हालत में चाबी मत देना, जिस तरह से तूने बताया था और जिस तरह मैं इसको देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता इसको खोलना सही आइडिया होगा। इस पे लूफी बोलता है कि इसकी हालत देख यार, ये क्या ही कर लेगा, मुझे जवाब तो दे ही नहीं पा रहा। लूफी आगे बढ़ के लोकी को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो जोरो भी नोटिस कर लेता है कि वो सारे के सारे चेन्स सी स्टोन से बने हुए हैं और इतने सारे एनिमल्स को मरा हुआ देख के वो सोचता है कि आखिर ऐसा किसने किया होगा। और ये सब कुछ नोटिस करने के बाद अच्छे से देख के जोरो भी बुद्धि और अकल का इस्तेमाल करता है और कहता है भाई रुक जा, खोल देंगे, लोन ले लेना बाद में, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन लूफी की बुद्धि है कहाँ, उसको तो तुरंत ही आईफोन खरीदना है, उसको तुरंत लोन चाहिए और चिल्लाकर बोलता है कि भाई देख जायंट मर जाएगा, अगर उसको नहीं खोला तो वो यहीं पे दम तोड़ देगा। तो इस पे जोरो बोलता है यार उसने हमारे ऊपर कोई एहसान थोड़ी ना किया है, मरने दो उसको। और वो आगे ये भी बोलता है कि भाई देख मैंने उससे अभी तक बात नहीं की है, एक बार मेरे को बात तो कर लेने दे। और ये आदमी छोटा मोटा नहीं है यार, ओर्स के जितना बड़ा इसकी हाइट है, अगर हमने इसको खुला छोड़ दिया तो हो सकता है ये पूरे के पूरे अल्बाफ की माँ चोद दे। बात मान, रुक जा थोड़ी देर के लिए। इसके बाद जोरो दौड़ के जाता है और एक लात जोर से मारता है लोकी को, जिससे लोकी की होश आ जाती है और लोकी चिल्लाता है इतने जोर से कि सबको महसूस होता है कि हाँ भाई ये भी बंदा हाकी के केपेबल है। अभी तक जोरो को लग रहा था कि ये बंदा मजाक में लेटा हुआ है, लेकिन उसकी दहाड़ सुन के उसको भी समझ में आ गया कि सच में बहुत ज्यादा पीटा है इसको किसी ने। और वो जोरो के मुंह के पास आके बोलता है कि भाई क्या चूतिया पे कर रहा है, और इतना बोलते ही वो जमीन पे गिर जाता है। और लोकी बोलता है कि भाई ये तो मर गया यार, तूने इतने जोर से इसको मारा। इस पे जोरो बोलता है कि देख भाई वो मर गया तो ये उसके भाग्य में लिखा था, तू कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे। लेकिन फिर भी जोरो मान जाता है और कहता है ठीक है चल इसकी हथकड़ियां खोल देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत चेन्स बंधे रहने दे उसके पैर के आसपास ताकि वो भाग ना पाए। अब लूफी एकदम खुश हो जाता है और वो सोचता है जल्दी से चॉपर को ले आते हैं ताकि वो इसकी मरहम पट्टी कर दे। लेकिन जोरो बोलता है देख भाई चॉपर इस समय गाँव में और वो कितनी दूर है तुझे पता ही है, इतनी जल्दी हम कोई डॉक्टर यहाँ पर उठा के नहीं लेके आ पाएंगे। और अगर उन्हें पता चल गया कि हमने लोकी को खुला छोड़ दिया है तुझे क्या लगता है वो हमें अपने गाँव में घुसने देंगे। जिसपे लूफी बोलता है कि भाई नहीं घुसने दे तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मैं एक डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। और जल्दी से मीट की व्यवस्था करते क्योंकि इतने बड़े जायंट को कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा ना। जिसपे जोरो बोलता है कि इतने सारे जानवर तो मरे हुए, उन्हीं में से निकाल के मीट खा लेंगे। इस पे लूफी बोलता है कि क्या बात कर रहा है भाई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, वो सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। जिस पे जोरो बोलता है कि भाई मीट तो मीट होता है ना, चाहे बकरे का हो चाहे कुत्ते का हो। इस पे लूफी एक बहुत सही बात बोलता है जो कि बहुत सारे वेजिटेरियन लोग को सुनने की जरूरत है, कि जो भी हमारा दोस्त है वो मीनू में नहीं आता, बात खत्म। खैर जोरो ये बात समझ जाता है, कहता है ठीक है भाई समझ गया, चिल्लाने की जरूरत नहीं है और चल जल्दी से एक डॉक्टर को खोज के लाते हैं। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि आसमान से एक बहुत बड़ी सी शिप गिर रही है। लूफी के लिए कोई नई बात नहीं है, उसने ऑलरेडी ये कांड कर चुका है। लूफी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसने ऑलरेडी ये कांड एक बार किया है। लेकिन तभी हम अगले पैनल में देखते हैं कि जायंट पायरेट्स एक शिप पे चढ़ के नीचे की तरफ गिर रहे हैं और उन लोग की गांड फटी हुई है, क्योंकि अगर लोकी खुल गया तो उनकी पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और ये एक इमरजेंसी थी, इसीलिए वो लिफ्ट लेके नहीं आ रहे, वो सीधे सीधे अपनी बोट को ही ऊपर से कुदा दिए नीचे। और रोड यहाँ पर बस अपनी आंखें बंद करके कह रहा है अरे माँ चुदी पड़ी है भाई, कहाँ फंस गया मैं। खैर लूफी तुरंत अपना गम नो बलून बना लेता ताकि इनकी बोट बच जाए, और सच में बहुत बड़ा बलून बनाया हो क्योंकि सारे के सारे जायंट्स जो हैं उस पे आराम से आके लैंड कर गए। मतलब लूफी के एक्सपैंड करने की साइज सच में बहुत ज्यादा है। खैर जायंट्स और लूफी एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि थैंक यू भैया रोकने के लिए, क्योंकि अगर उतने ऊपर से हम नीचे गिरे होते तो सारे के सारे मर जाते। और वो खुश है कि वो समय पे यहाँ पहुंच गए क्योंकि उन्हें लूफी से बात करनी थी। प्लीज लोकी को नहीं छोड़ो, अगर तुमने उसको रिलीज कर दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम लोग लोकी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो बहुत
बहुत ही चालाक है, बहुत ही रूथलेस है और बहुत ही जल्दी तुम्हारे साथ खेल खेल के तुम्हें छोड़ देगा मरने के लिए। मैं लोकी के साथ ही बड़ा हुआ हूँ और जब से हम बच्चे थे तब से हमने उसको देखा है कि वो आज तक कभी कुछ भी सही से नहीं किया है। हर बार जब भी वो कुछ करता था उसके पीछे एक झूठ होता था और वो ऐसा आदमी है जो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी धोखा दे सकता है। ये बंदा पूरी दुनिया के लिए तबाही है। लेकिन तभी जोरो धीरे से बोलता है, इतना सब बताने के लिए तुम लोग थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि इस चूतिए ने उसके हथकड़ियां खोल दी हैं। अगले पेज में हम सिर्फ पेज ही देख सकते हैं और पूरे पेज पे सिर्फ लोकी ही छपा हुआ है। इतना बड़ा जायंट जिसके सामने पूरी दुनिया झांट सी लग रही है। सबकी गांड फट गई है, हर कोई चिल्ला के बोल रहा है लोकी छूट गया। और लूफी यहाँ पर बोल रहा है कि भैया ये हुआ कैसे, अभी तो ये बहन चोद बेहोश पड़ा हुआ था। और तभी हम देखते हैं छोटे से पैनल में कि लोकी अपना हथौड़ा उठा रहा होता है। इस पे हारुद्दीन चिल्ला कर बोलता है, रुक जा लोकी, अपना हथौड़ा नीचे रख। और फाइनल पैनल देख के ही पता चल रहा है कि लोकी के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। उसकी हंसी कोई नॉर्मल सी नहीं है। और लास्ट लाइन, श्रापित राजकुमार जाग चुका है के साथ चैप्टर नंबर 1141 खत्म। चैप्टर खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। और जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले बता रखा था कि लोकी ने अपने बाप को मारा है, बट क्यों मारा है उसका भी रीजन हमको पिछले चैप्टर में थोड़ा सा हिंट में मिल गया था, जब शैमरॉक को ये मेंशन किया गया कि वो लोकी के बाप की ग्रेव को विजिट करने आ रहा है। जहां तक मुझे लगता है लोकी को ये आइडिया नहीं पसंद आया था कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिलने जा रहे हैं, क्योंकि एल्बाफ हमेशा से सन गॉड नीका के साइड में ही रहा है। तो लोकी को ये चीज नहीं पसंद आया होगा कि उसके ट्रेडिशंस और उसका जो कुछ भी कल्चर है उसको ये लोग बहुत सेकुलर बना रहे हैं, और इसीलिए उसने अपने बाप को मार डाला। क्योंकि लोकी बचपन से बहुत बदमाश और हरामी टाइप का आदमी था, तो इसीलिए उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लग गया कि भाई तू ही हरामी आदमी है, तूने अपने राजा तक को मार डाला। बट तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर एल्बाफ के लोग इसके बाप के सेकुलर आइडियोलॉजी से क्यों एग्री कर रहे थे। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, महात्मा गांधी के साथ भी तो पूरा इंडिया एग्री कर रहा था, बट तुम लोगों को पता ही है कि उसने क्या क्या कांड कर रखे हैं। तो उस समय बस एल्बाफ के लोगों को ये बोल दिया गया कि हमारा डेवलपमेंट होगा, हम आगे बढ़ेंगे, और उसके चक्कर में ये पूरा का पूरा अपना कल्चर छोड़ने वाले थे। बेसिकली जो भी एल्बाफ का ओरिजिनल कल्चर हुआ करता था उसको ये लोग छोड़ के आगे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा उन्हें लग रहा था, इसीलिए वो लोग उसके किंग को सपोर्ट कर रहे थे। बट आई थिंक लोकी बीइंग अ ट्रिकस्टर, वो इस ट्रिक के थ्रू देख लिया, उसको सच्चाई पता चल गई होगी, इसलिए उसने अपने बाप को मार डाला। अभी बात यहाँ पर ये है कि ये अपना हथौड़ा तो उठा रहा है, यहाँ पर हमें लग रहा है कि शायद ये एल्बाफ के ऊपर अटैक करने आएगा, लेकिन उसने कसम खा रखी है कि पहले वो शैमरॉक को ही मारेगा, और उसको पता है कि शैमरॉक अभी भी एल्बाफ पर ही है। जितना मुझे लग रहा है कि इस समय वो गुस्से में ही अपना हथौड़ा निकाल रहा है शैमरॉक को पीटने के लिए। बट स्टिल आई वांट टू सी कि अगला चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। इस चैप्टर में तो बस वही स्टोरी थी कि किस तरह से लूफी उसका ताला को खोल रहा है, बट असली मजा अगले चैप्टर में आएगा, जो कि मैंने स्पॉइलर वाले वीडियो में बोला था। आई गेस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं एक अच्छी सी फैन थ्योरी वीडियो पे काम कर रहा हूँ। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा अपलोड कर दूंगा, तो बेल आइकन भी ऑन कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।